प्रकाश पिछले 10 दिनों से कार्यपालक सहायक का पूरे बिहार में हड़ताल जारी है। इसी क्रम में शिवहर के कार्यपालक सहायक भी हड़ताल कर रहे हैं, जिसके कारण सरकारी कामकाज लगभग ठप स्थिति में है। आइए हम इस संदर्भ में बात करते हैं संघर्षशील युवा अधिकार मंच के अध्यक्ष आदित्य कुमार जी से और समझते हैं कि क्यों कार्यपालक सहायक ये हड़ताल पे हैं और इससे किस ढंग से सरकारी कामकाज इन लोगों के हड़ताल पे जाने से प्रभावित हो रहा है। ये आप बताइएगा कि कार्यपालक सहायक का क्या डिमांड है और किस लिए आंदोलन हो रहा है। देखिए, ये जो कार्यपालक सहायक लोगों का डिमांड है, आज हमको लगता है कि संभवतः 11वां दिन है, तो इनका कुछ विशेष मांग ये नहीं है जो सरकार नहीं दे पाएगी। इनका मांग सिर्फ इतना है कि जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जो घोषणा किया या जो विभागीय पत्र जारी की गई, वो कंटिन्यू रखा जाए। आज एक ट्रेंड चला है कि जब चुनाव आता है तो जो भी नेतागण हैं वो बहुत लंबी लंबी बातें कर जाते हैं और बाद में फिर उससे पीछे हट जाते हैं। कार्यपालक सहायक का जो मूल समस्या है, हम लोग डेली वहाँ बैठ रहे हैं, जो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इनका मूल समस्या क्या है ये समझिए। पहले इनकी नौकरी संविदा पे थी। सरकार ये घोषणा की है कि जितने संविदा कर्मी हैं उनकी सेवा 60 साल कर दी जाएगी और ये हुआ भी। सरकार ने इसको किया भी, चूँकि मुख्यमंत्री खुले मन से 15 अगस्त को बोले थे। अब इधर क्या हुआ है कि उनकी सेवा 60 साल की गई थी, नहीं, इस व्यवस्था को फिर संशोधित कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि नहीं भैया, हम आपको 60 साल तक नहीं रख सकते हैं। अब आपकी सेवा अगर समाप्त होती है तो आपकी घर वापसी होगी। अगर फिर आप आना चाह रहे हैं तो आपको एक निजी कंपनी, एक समझिए कि वो निजी दुकान है, उसके माध्यम से फिर आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए नई प्रक्रिया है। नए सिरे से आपको शुरू से खड़ा होना पड़ेगा, फॉर्म डालना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पास करते हैं तो वेल्ट्रॉन जो एक निजी कंपनी है उसके पैनल में आपको नीचे बैठना पड़ेगा। तो पैनल कभी पूरा नहीं होता है तो नीचे बैठने वाले लोग कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, ये इतिहास में पहली बार हुआ है जो सरकारी नौकरी में थे वो अब उनको ठेका पर भेजा जा रहा है। जो 60 साल के लिए थे अब उनकी सेवा 60 साल से कम की जा रही है, जबकि ठेका पर काम करते करते लोग परमानेंट हो जाते थे। लेकिन ये बिहार सरकार का जो नीति है इसको देखिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये जो वेल्ट्रॉन है, एल्ट्रॉन है या जो भी कंपनी है, ये सरकार को ख़रीद ली है, पैसा देती है, चूँकि उनका कमाई जो है बहुत मोटी रकम में होती है। और अगर जितने कार्यपालक सहायक हैं इनको हटा के वेल्ट्रॉन से रखा जाए तो उस वेल्ट्रॉन का जो कमाई है वो सालाना लगभग 100 करोड़ होगा। अब ये 100 करोड़ कहाँ तक बंटता है ये तो वेल्ट्रॉन ही बताएगा, या बीपीएसएम को वो जो भ्रष्ट पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं बीपीएसएम में, वही बताएंगे, जो अपने आत्म स्वाभिमान को इस वेल्ट्रॉन कंपनी के हाथों बेचकर कार्यपालक सहायकों की जो सेवा लागू किया गया था 60 साल, उसको बंद कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से यह जो स्थिति है देश का, वो एक दूसरे दिशा की ओर जा रहा है। आज कार्यपालक सहायक सिर्फ अपने मांग के लिए नहीं बैठे हैं, उनका मूल मांग ये है कि आप ठेकाकरण बंद करिए, संविदाकरण बंद करिए। ये जो जितने भी सरकारी सेक्टर है उसका निजीकरण कर रहे हैं, उसका आप बढ़ावा नहीं दीजिए, उसको बंद करिए। आज कार्यपालक सहायक को वेल्ट्रॉन के माध्यम से भेजना एक ठेकाकरण है, ये निजीकरण का एक पार्ट है। अब सारे कर्मी को आप, जिसको आप सरकारी सिस्टम से रखे हैं, उसको निजी कंपनी में भेज दीजिएगा तो फिर उसका भविष्य क्या होगा। तो कार्यपालक सहायक की ये जो लड़ाई है ये उनकी अपनी लड़ाई नहीं है, ये तमाम युवाओं की लड़ाई है। चूँकि ठेकाकरण, निजीकरण इसका बढ़ावा होता है तो आने वाले भविष्य में युवाओं को रोज़गार नहीं मिलने जा रहा है। आप देख लीजिए, रेलवे बिक गया, बैंक बिक गए, उसमें से लोगों को हटाया जा रहा है। कोरोना काल में लगभग 1.5 से 2 लाख बीएसएनएल से निकाल दिया गया है, जो हमारे पास के एक थे उनको भी निकाला गया है वीआरएस देकर। तो ये जितने भी जो संस्थान है सरकारी वो बिकेंगे तो रोज़गार कम होगा। तो ये जो कार्यपालक सहायक की लड़ाई है वो युवाओं के भविष्य की लड़ाई है, इस प्रदेश को बिकने से बचाने की लड़ाई है, युवाओं के आत्म स्वाभिमान की लड़ाई है। जी बताइएगा कि निजीकरण के दिशा में कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार दोनों का कदम बढ़ रहा है, तो निजीकरण ये भारत के विकास में या फिर रोजगार के दृष्टिकोण से किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, निजीकरण किसी भी देश के लिए सही नहीं है। अगर इतिहास देखा जाए, हमारा ये जो भारत देश है
यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आया था व्यापार करने। लोगों ने सोचा कि ये हमारे देश का उन्नति करेंगे, लेकिन और लोगों ने इसको प्रमोट किया, लेकिन स्थिति क्या हुई, वो व्यापार करने आया लेकिन हमारे देश को कब्जा कर लिया, अपना यहाँ सिस्टम चलाने लगा, हमारे देश को गुलाम बना दिया। तो कंपनीवाद जब जब बढ़ा है तब तब देश गुलाम हुआ है, और आज परिस्थिति वही हो रहा है। ये केंद्र हो या राज्य हो जो कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा दे रही, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं है। अगर इसी तरह से बढ़ावा दिया जाए तो ये पूरा देश, ये प्रदेश फिर से उन पंजीपतियों का गुलाम होगा। और ये इतिहास है भाई, हम भूले थोड़े हैं, हाल ही की बात है। 1947 से पहले हमारा देश उन कैपिटलिस्टों के हाथों गुलाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था। तो हम ये कैसे मान लें कि ये जो कंपनीवाद का अभी बढ़ावा हो रहा है वो हमारे देश के हित का होगा। आप कोरोना काल को ले लीजिए, जितने भी लेबर मजदूर, जिसको कहा गया कि प्रवासी मजदूर, अपने ही घर में वो प्रवासी मजदूर हो गए। कारण इसका था कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में काम करते थे, और यही कैपिटलिस्ट लोग, यही कंपनीवाद से ग्रसित लोग क्या किए उनके साथ, उनको कंपनी से बाहर कर दिए, 2 माह 2 वक्त का भोजन नहीं दिए, लाखों लोग सड़क पे चला, हजारों लोग मर गया पैदल चलते चलते। तो हम ये कैसे, कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि निजीकरण देश का उत्थान करेगा। अरे तो एग्जाम्पल है, वो उसको आदमी से प्रेम ही नहीं है, उसको देश से प्रेम नहीं है, वह सिर्फ एक शोषण का तंत्र है। वो मजदूरों का शोषण करता है, कर्मियों का शोषण करता है। अगर उसको हमारे देश से प्रेम होता तो इतने लाखों लोग सड़क पे कोरोना काल में बाहर नहीं आते। तो हमको इससे सीख लेना पड़ेगा कि निजीकरण देश के लिए सही नहीं है। ये बताइएगा कि ये नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार में एनडीए सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, दोनों कहीं ना कहीं निजीकरण के तरफ दोनों का कदम बढ़ रहा है अपने हिसाब से। और इसमें आप आम लोगों के पास विकल्प क्या है? क्योंकि उसके पास अगर विपक्षी अगर लोग जो हैं, जो विपक्ष में हैं, वो लोग भी आएंगे तो विचारधारा उनका भी लगभग सेम है, चेहरा भले ही बदल जाएगा, चरित्र नहीं बदलेगा। तो इसमें आम लोगों के लिए कितना विकल्प है, क्या विकल्प है? बिल्कुल सही कहा आपने, चेहरा बदलता है लेकिन चरित्र नहीं बदलता है। ये जो वर्तमान सिस्टम है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो उन नीतियों का समर्थन करती है जिससे उनका जो ये सरकार है वो भली भांति चल सके। क्योंकि आज अगर बिहार में ये भाजपा और जदयू की सरकार है, कल राजद कांग्रेस की आएगी, तो वो इनके गलत नीतियों का विरोध नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि कल मुझे भी आना है। तो इसलिए ये लोग उन तमाम नीतियों का पक्षधर है। आप बिहार में देख लीजिए, ऐसे ऐसे नियम लगाए गए हैं। आप फेसबुक पर किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ सरकार के कमियों को नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं तो आप पे केस होगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरा एक कानून आया है कि आप धरना प्रदर्शन करते हुए पकड़े गए तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तीसरा कल परसों आया है, आप देखे होइएगा, विधानसभा में हंगामा भी हुआ है। अब पुलिस जब चाहेगी आपको उठा कर ले जाएगी। तो सरकार ये समझती है कि उनके नीतियों से लोगों में आक्रोश आ रहा है, लेकिन सरकार उस तरह से नियम कानून भी बना रही है कि उस आक्रोश को दबाया कैसे जाए। रही विकल्प की बात, तो ये इतिहास गवाह है। जैसे हम पटना इस बिहार की धरती से, और यह बिहार की धरती ऐतिहासिक धरती है। पाटलिपुत्र को ले लीजिए, वहाँ सबसे निरंकुश तानाशाही हिटलरशाही जो धनानंद था, उससे बड़ा तानाशाही हिटलरशाही आज तक कोई नहीं हुआ है। उसके तानाशाह, उसके हिटलरशाही को एक युवा, चंद्रगुप्त जैसे युवा खड़ा होता है और उसके तानाशाही को ध्वस्त करता है। तो युवा जब जब ठाना है तब तब एक नई क्रांति का आगाज हुआ है। विकल्प वर्तमान में इस व्यवस्था में तो बिल्कुल नहीं। इस व्यवस्था को बदलना होगा, और उसका एक ही उपाय है कि आज जिस युवा को रोजगार चाहिए उसको रसीद थमाया जाता है, पार्टी का झंडा थमाया जाता है, उसको खंड खंड में तोड़ा जाता है। उसको एकत्र होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और इस व्यवस्था के विरुद्ध एक संग्राम की शुरुआत करनी होगी, ताकि हम इस व्यवस्था को मूल रूप से बदल सके। विकल्प वर्तमान व्यवस्था में नहीं है, इस व्यवस्था को बदल कर हम नया विकल्प खड़ा कर सकते हैं। और वो तब होगा जब युवा अपने अधिकार को समझेगा, अपने अधिकार के लिए खड़ा होगा।
और संगठित होकर इस व्यवस्था से लड़ेगा। चूँकि यह जो व्यवस्था है वह सिर्फ और सिर्फ युवाओं को डार्क में रखने की है, युवाओं को पीछे करने की है। आप देख लीजिए, युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसका भविष्य क्या होगा। आज रोजगार कहाँ है? जो सरकार आत्मनिर्भर की परिभाषा देती है, आप देख लीजिए ना, जो भी मंत्री बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं, सांसद बैठे हुए हैं, वो आत्मनिर्भरता के लिए अपने जो वेतन भत्ता है उसमें से आपका 10% भी नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा बढ़ता है। तो भैया पहले तुम आत्मनिर्भर बन लो, तब युवाओं को ये सुझाव देना आत्मनिर्भर बनने का। तो ये एक छलावा है, आत्मनिर्भर का जो स्लोगन दिया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा युवाओं के साथ छलावा है, जिसे युवा वर्ग समझ नहीं पा रहे हैं। ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की और इस नीति के विरोध करने की। ये थे हमारे साथ संघर्षशील युवा अधिकार मंच के अध्यक्ष आदित्य कुमार, जो निजीकरण के संदर्भ में हमसे बात की है। साथ साथ कार्यपालक सहायक का जो आंदोलन हो रहा है उस संदर्भ में भी बात हुआ। और इनका कहना है कि युवा, चूँकि मैक्सिमम लोग कार्यपालक सहायक में युवा हैं, और कहीं ना कहीं हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या विपक्षी लोग हो, उन तमाम लोगों का विचारधारा युवाओं के खिलाफ है। और चूँकि ये बात को युवा अब समझने लगा है, और निश्चित रूप से जब युवा समझ रहा है और एकजुट हो रहा है सरकारों के खिलाफ, और विशेषकर इस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ जो वर्तमान व्यवस्था है, और राजनीतिक दल चाहे कोई भी दल के लोग हों, पूरे ये व्यवस्था के खिलाफ युवा है। और निश्चित रूप से जब व्यवस्था के खिलाफ युवा आगे आया है, एक नए क्रांति का आगाज हुआ है। और निश्चित रूप से युवा का आगे आना सुखद है, और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से युवाओं के आगे आने से एक दिन देश में, जैसे हमारे महापुरुषों ने जैसे भारत के निर्माण के संदर्भ में सोचा था, निश्चित रूप से वैसे ही भारत का निर्माण होगा। कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ मुकुंद प्रकाश मिश्रा, शिवहर।